नक्सलियों का नेटवर्क काटने के लिए सड़क का जो जाल बिछाना था तो उसके लिए आपने बहुत काम किया। जब जिम्मेदारी सरकार दे देती है तो हम मान लेते हैं कि हम स्वयं सक्षम हैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिए। पहली बार नक्सलवाद से आपका सामना हुआ वहाँ पे सुकमा में। वो मेरा पहला सामना नहीं था, जी। उससे पहले भी मैं मिर्ज़ापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। लोगों से कनेक्ट होने के लिए वहाँ की लोकल भाषा जो है गोंडी भाषा वो भी सीखने की कोशिश की। हिंदी में बोलते हैं फाइनल मिंद है, साइनेला मिंदे। मतलब आप सब ठीक है। जी जी। निर्दोष लोगों को मार दिया और हमें नक्सली होने का इल्जाम। ये नक्सलियों का दुष्प्रचार मात्र है। जिले के पुलिस अधीक्षक के बारे में हम सुनते बहुत हैं, हमें लगता है कि हम जानते भी बहुत हैं। जिले में कोई भी गतिविधि हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, सबसे पहला सवाल एसपी साहब से ही पूछा जाता है। उनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं धमतरी के एसपी साहब से, आंजनेय सर से। इनके कार्यशैली के बारे में जानेंगे और जिनसे ये पूछेंगे कि कैसे ये काम करते हैं, इनका जो अनुभव रहा है नक्सल क्षेत्र में काम करने का, उसके बारे में जानेंगे। आइए मिलाता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, इससे पहले कि हम कार्यशैली में इंटर करें, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक सफ़र जो यहाँ तक पहुँचने का रहा वो कैसा रहा, वो बताइए। सफ़र अच्छा रहा। मेरा जन्म हाथरस में हुआ था जी। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस में बीआईटी मिश्रा रांची से। जी। और उसके बाद मैंने कुछ वर्ष तैयारी करी और उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि आप तैयारी कर रहे थे और उसी बीच आप जॉब भी कर रहे थे। जी। तो वो सफ़र कैसा रहा सर? कैसे तैयारी के लिए आप टाइम निकाल पा रहे थे? थोड़ा समय प्रबंधन करना पड़ता है जी। और अगर आपकी इच्छा हो तो संभव हो जाता है। पहली पोस्टिंग कहाँ मिली सर आपको? मेरी जो पहली पोस्टिंग थी प्रोफेशनर के तौर पर महासमुंद जिले में थी। जी। वहाँ पर मुझे कार्यभार था वो जी। थाना प्रभारी के तौर पर बागबाहरा थाने का मिला था। बागबाहरा थाना से स्टार्ट। जी। कुछ पहला वो है क्या सर, जब आप सेलेक्ट हो गए होंगे तो एक खुशी कि ये मैंने अचीव कर लिया, इस टाइप की कोई फीलिंग अगर आपको याद हो तो? संतुष्टि का भाव अधिक था कि परीक्षा पास हो गई है जी। और अब एक रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर आपके महासमुंद के बाद आप रायपुर में पदस्थ हुए। जी। और कोरोना काल भी आपने रायपुर में ही। कोरोना के समय सर ऐसा देखा गया था कि सारे लोगों को सिर्फ जान बचाना था, लेकिन एक अधिकारी ही थे जो सभी के जान के बारे में सोच रहे थे, अपने जान के बारे में नहीं सोच रहे थे। मैंने कुछ लोगों से पूछा, जानकारी एकत्रित की तो पता चला आप भी डंडा लिए पूरे शहरों में चारों तरफ घूम रहे थे। क्या था सर उस समय, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? अपने जान के साथ साथ दूसरे के जान को आप कैसे संभाल रहे थे? कोरोना काल सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, जी। चाहे वह स्वास्थ्यकर्मी हो, सामान्य प्रशासनिक अमला हो और पुलिस के लिए भी। पुलिस के ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां थी। जी। कानून व्यवस्था को भी देखना था और ये भी देखना था कि बीमारी का विस्तार ना हो, उसको कैसे नियंत्रित रख सकते हैं। तो उस समय जैसे भी शासन से दिशा निर्देश मिल रहे थे क्या हमें इस प्रकार से लोगों को सीमित रखना है, उनका बाहर ज़्यादा आना जाना ना हो, घर में सब लोग सीमित रहें, तो जो भी निर्देश मिले उसी का पालन हमने करवाया जिससे कि कम से कम शहर को नुकसान हो। लेकिन सर एक वर्दी के पीछे तो एक आम इंसान ही है, एक मन में आता है कि कैसे संभालेंगे, डर तो रहता ही, इतने लोग मारे जा रहे हैं। उस बीच आप खुद को कैसे मोटिवेट कर रहे थे काम करने के लिए? जब जिम्मेदारी सरकार दे देती है तो हम मान लेते हैं कि हम स्वयं सक्षम हैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिए। निश्चित तौर पे मन में कभी कभी संदेह आता है कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, परंतु फिर इन्हीं सब जिम्मेदारियों को देखते हुए आदमी अपने को और मजबूत करता है और बोलता है कि हमें दारोमदार दिया गया है तो आगे बढ़ना ही होगा। जी। सर उसके बाद फिर कहाँ पोस्टिंग मिली आपको? उसके बाद मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर सुकमा में रहा हूँ। कैसा रहा सर सुकमा का अनुभव? सुकमा का बहुत ही सुखद अनुभव रहा। वहाँ रायपुर से एकदम ही अलग परिस्थिति थी। जी। अलग तरीके की चुनौतियाँ थीं, अलग तरीके की संभावनाएं थीं। अविस्मरणीय अनुभव रहा वहाँ का। पहली बार नक्सलवाद से आपका सामना हुआ वहाँ पे सुकमा में ही, उसका कुछ अनुभव अगर आपको याद हो? वो मेरा पहला सामना नहीं था। जी। उससे पहले भी मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येता के तौर पर मिर्ज़ापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। जी। तो मेरा दूसरा सामना था नक्सलवाद से नौकरी में। जी। तो वहाँ पर परिस्थितियाँ जो थीं मिर्ज़ापुर में, वहाँ से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो रहा था और सुकमा में नक्सल प्रभावित क्षेत्र बहुत बड़ा था। वहाँ पर देखा, समझा, लोगों के कष्टों को जाना, किस प्रकार से नक्सली लोगों का शोषण करते हैं, विकास को रोकते हैं, किस प्रकार से उनको बरगला रहे हैं। जी। देख करके बहुत दुख हुआ। फिर सोचा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या
नवीन तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, या क्या क्या हम पुराने तरीकों में सुधार करके लोगों को और राहत दिला सकते हैं। तो उसी दिशा में फिर प्रयास किए। सर वहाँ से जब मैं सुकमा में आपके कार्यकाल का वो देख रहा था, पढ़ रहा था, तो पता चला कि आप वहाँ पे लोगों से कनेक्ट होने के लिए वहाँ की लोकल भाषा जो है, गोंडी भाषा, वो भी सीखने की कोशिश की। तो कैसा रहा गोंडी भाषा का आपका अनुभव? वहाँ पे स्थानीय लोगों का मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला। जी तो इसी के माध्यम से संभव हुआ कि मैं दोरली और जो मुरिया गोंडी जी दोनों ही सीख पाया। लोग लगातार आते थे, तो मुझे लगता था कि अगर इनसे हमें जुड़ाव करना है जी तो उन्हीं की भाषा बोली में उनसे बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उनके कष्टों को उन्हीं की भाषा में जानना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक रहता है कि आदमी अपनी मातृभाषा में ही जी। अपने कष्टों को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर पाता है। लोगों ने बैठा करके सिखा दिया। कैंप में लंबा समय रहता था, जी जिसमें आप गश्त के बाद में आते थे तो एक आध घंटे गपशप होती थी, उसी में ये क्रम चल पड़ा और मैं धीमे धीमे थोड़ा बहुत गोंडी और दुरली सीख गया। तो सुकमा आपको बहुत अच्छा लगा, आप सुकमा से अटैच रहे। जी। सुकमा के लोगों के लिए अगर आप 2 लाइन गोंडी में कुछ बोल दें तो वहाँ के लोग देखेंगे, खुश होंगे। जब सुकमा में मुलाकाती से ही मिलते हैं जी तो जैसे कि हम यहाँ पर पारंपरिक तौर पर बोलते हैं और सब ठीक है, तो गोंडी में बोलते हैं साइनले मिंद है। साइनेला मिंदे। हाँ, मतलब आप सब ठीक है जी जी। है ना, तो सर आप जवाब देते हैं कि नालाई मिंद है। सुकमा के लोगों के बारे में ऐसे 2 लाइन बोलिए सर कि मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ आपकी स्मृतियाँ मेरे साथ रहती है। अगर ऐसा कुछ आप बोल सकें, याद आ रहा हो तो। थोड़ा फ्रेम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, पर सुकमा मतलब निश्चित तौर पर मुझे बहुत प्रिय रहा है जी ना। वाक्यांश ही मैं जोड़ पाता हूँ गोंडी में, जी जी जी। धार प्रभाव बोलने थोड़ा कष्ट है। जितना आप सोचते थे कि मैं इस भाषा के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा, उतना आप कनेक्ट कर पाए लोगों से? हाँ, मैं कर पाया। जब कभी हमारे नवीन कैंप लगते थे जी तो बाकी सब लोग भी अपनी बात रखते थे, साथ ही साथ में मैं भी प्रयास करता था गांव में जाकर के लोगों के कष्टों को उन्हीं की भाषा में जानूं, समझूं क्या है कैसे है। तो मैं अपना जो भी अपने विचार होते थे वही प्रकट करता था। मेरी क्योंकि गोंडी को मैं उतने अच्छे से नहीं बोल पाता था, जी कभी हिज्जे इधर उधर हो जाते थे जी या फिर लिंग या वचन ऊपर नीचे हो जाता था, तो लोग हंसते भी थे, परंतु उसका एक अपना अलग आनंद था। जी, सही है ना। लोग बहुत प्यारे हैं सर उधर के। उनके अंदर मैं देखता हूँ कि छल कपट नहीं है, जी बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं अगर कोई आता है तो आपका भी वैसा ही अनुभव रहा कि लोग आपको बहुत अच्छे से स्वीकारे, समझे और आप जैसा चाहते थे वैसे ही किए? जी। सुकमा में आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहाँ स्वीकार्यता बहुत अधिक है। जी लोग बहुत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक जो कुछ भी उनके पास में है आपके साथ में बांटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, अपने सब कष्ट भी बताते हैं। त्योहार होता है तो आपको न्योता भी दे जाएंगे, निमंत्रण भी दे जाएंगे। शादी को वहाँ पे पंडुम जी, पंडुम। मेले को पंडुम बोलते हैं, तो पंडुम में आपको निमंत्रण दे जाएंगे आप कि आप हमारे अटेंड। पंडुम में आइए। जैसे मुझे याद है एक बार आम का जो पंडुम होता है, जी मड़का पंडुम जी होता है, तो मड़का पंडुम में उसी के बाद में ही आम खाना शुरू करते हैं। तो सेलगर के पास में मैं एक जगह पर था, तो वहाँ पर लोगों ने बोला कि साहब हमने आम नहीं तोड़े हैं, है ना, मड़का पंडुम के टाइम में आप आना। तो उस प्रकार का लोगों का रहता है अपना विचार। शादी अटेंड किए हैं सर? जो ढोल नाचा होता है, लोग ऐसे गोल बना के नाचते रहते हैं, वो अटेंड किए हैं हाँ, कभी? करिए, मैंने डांस किया है डांस आपने? भी किया, अरे वाह, डांस भी किया बीजापुर में किया। बीजापुर में। चलिए ठीक है सर। सुकमा बीजापुर में आप एसपी के तौर पे आप सबसे पहले बीजापुर में रहे। जी बीजापुर और सुकमा की सबसे बड़ी जो समस्या है वो नक्सल समस्या है। जी। आपके हिसाब से आप नक्सलवाद को क्या समझते हैं और लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? क्या है नक्सलवाद? नक्सलवाद देखें तो एक लोगों का समूह बना, जी है ना, जिनकी अपनी एक अलग विचारधारा थी और उस विचारधारा में उन लोगों ने शासन के विरुद्ध मात्र दुष्प्रचार किया है। क्योंकि वर्तमान में आप देखें वो लेवी के नाम पर लोगों से वसूली कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सरकार की जितनी विकास योजनाएं हैं, चाहे वह सड़क हो, पेयजल की हो, विद्युत की हो, आवास की हो, मोबाइल की हो, किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जी जनता वहाँ की अशिक्षित रह जा रही है, स्वास्थ्य समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो विचारधारा है ये विकास को ही रोक रही है या लोगों के उन्नयन को ही रोक रही है, प्रगति को रोक रही है। उसके अतिरिक्त और ये कुछ नहीं है। इन लोगों ने हथियार थाम लिए हैं, निर्दोष लोगों की लगातार हत्याएं करते हैं और पुलिस को परेशान करते हैं। उससे देखिए कुछ भी नहीं है। सर, पुलिस जब जब कार्यवाही करती है तो एक वर्ग आता है या गांव वाले भी कई बार बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं कि निर्दोष लोगों को मार दिया और हमें नक्सली होने का इल्जाम, गांव में त्योहार मनाने गए थे, चरवाहे थे, उनको मार दिया। क्या है सर इसकी सच्चाई? इसमें ये नक्सलियों का दुष्प्रचार मात्र है। जी
क्योंकि उनके पास प्रोपोगंडा के अलावा और कोई विशेष हथियार रह नहीं गया। जी। वह कहीं पर भी लोगों के लिए कुछ भी भले का कार्य कर नहीं पा रहे हैं। हमें कोई भी पुलिस का ऑपरेशन रहता है, वह सूचना आधारित रहता है कि वहाँ पे नक्सलियों की उपस्थिति है, उस बात पुलिस देख समझ करके चेतावनी दे करके ही फायर करती है। तो ऐसे किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें ये लोग कथा गढ़ते हैं, उस प्रकार की परिस्थितियाँ बताते हैं, लोगों पर दबाव डालते हैं झूठे बयान देने का, अच्छा। जिससे कि इनका जो प्रोपेगेंडा है वह सिद्ध हो सके और ये खुद को बेहतर दिखा सकें, जो कि ये है नहीं। पर धीमे धीमे जनता समझ रही है, इनका जो असली चेहरा है वो सामने साफ स्पष्ट प्रकट हो रहा है। तो अब उनका प्रोपेगेंडा जो है वह ढीला पड़ता जा रहा है। सर, आप बता रहे हैं कि गांव में पहले सतर्क करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जब आप सतर्क करेंगे तो फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे ना जो नक्सलियों के साथ जुड़े हों, तो वहां तक खबर पहुंचाएं तो नक्सली ज़्यादा चौकन्ने हो जाएं, तो आप लोग को साइलेंट भी ऑपरेशन करना पड़ता होगा। ऐसी स्थिति में फिर कैसे करते हैं? नहीं, ऑपरेशन तो हमारा गोपनीयता के साथ में ही रहता है, जी। परंतु जैसे भी आप फायरिंग करने से पहले जब पहचान हो गई कि नक्सली है तो आप चेतावनी देते ही हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। सर, जानेंगे कैसे कि जंगल में जो दूर से दिख गया वो नक्सली है या फिर ग्रामीण है? कैसे पता चलेगा? या फिर कई बार होता होगा कि आप जिंदा पकड़ के ला लिए, वो बोल रहा है कि नहीं सर मैं तो ग्रामीण हूँ, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? इसमें हम साफ स्पष्ट देखते हैं कि हथियारबंद है कि नहीं है, और जब उस तरफ से फायर आता है पुलिस जो है हमेशा जवाबी कार्रवाई ही करती है जी। पहले फायर नहीं खोलती है, ये पुलिस के नियमों में है। दूसरा, अगर मान लीजिए हमें लगता है कोई व्यक्ति जो नक्सली है ना, उसके विरुद्ध हमें साक्ष्य मिलते हैं तो हम उसको गिरफ्तारी कार्रवाई करते हैं। सर, आपको लगता है कि विचारधारा की लड़ाई को बंदूक से जीता जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि ये अपने विचारधारा की लड़ाई बताते हैं माओवाद, तो उसको अगर हम अभी जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बंदूकी कार्रवाई हो रही है, इससे खत्म किया जा सकता है? विचारधारा की लड़ाई तो हम क्या ही कह सकते हैं इसको, परंतु इस संबंध में शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति है, जिसमें सभी लोगों को शासन ने बोला हुआ है कि आप आकर के सरेंडर करें, हथियार के साथ में आएँ, और उसमें शासन रोजगार की व्यवस्था करती है, राशन की व्यवस्था करती है, आवास की व्यवस्था करती है, मतलब आपके परिवार को चलाने के लिए जो कुछ भी चीज़ आवश्यक है सबकी व्यवस्था करती है। तो किसी भी माओवादी के पास में खुला अवसर है कि वो आकर के सरेंडर कर सकता है, परंतु उसका ये लोग दुष्प्रचार के प्रभाव में आकर के या इनकी मानसिकता उतना विकृत कर दिया है कि नहीं निकल के आ पा रहे हैं। दूसरा, एक जो बड़े कैडर हैं वो छोटे कैडरों का शोषण करते हैं जी। उनका दोहन कर रहे हैं स्थानीय संसाधनों का, और उनको गलत राह पर चला रहे हैं। धीमे धीमे नीचे वाला कैडर भी समझ रहा है। अभी आप देखें हाल ही में बस्तर क्षेत्र में कई सारे छोटे कैडर जो सरेंडर करने आ रहे थे उनकी हत्याएं हो रही हैं जी। कुछ भी नाम लगा करके, पुलिस मुखबिर नाम लगा करके लगातार निर्दोष ग्रामीणों को मारा जा रहा है। तो ये इसी विचारधारा का परिणाम है, जिस विचारधारा में सिर्फ खोखलापन है, कुछ भी आधार नहीं है। ग्रामीणों को समझाने के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई थी कि नक्सल आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ नीति अपनाया क्या कि उनको वापस लाया जा सके? जी, शासन की भी इसमें यही नीति है कि हमें ग्रामीणों का हृदय परिवर्तन करवाना है और उनको समझाना है कि नक्सली जो है वो आपके साथ गलत कृत्य कर रहे हैं। तो इसी के लिए मेरा जो गोंडी सीखने का आधार भी यही था कि एक बार ग्रामीण लोगों से सीधे संवाद स्थापित हो जाता है तो हम उनके कष्टों को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसमें पुलिस लगातार सिविक एक्शन कार्यक्रम करती रहती है और जितने भी विकासमूलक कार्य होते हैं उस समय लगातार सहयोग देती है। आप लगातार देखते भी रहते होंगे कि समाचार पत्रों में और टीवी पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि कहीं पर कोई बीमारी में फंसा हुआ था, सीआरपीएफ ने, सीएफ ने या डीआरजी के माध्यम से उसको बाहर निकाला गया। कहीं पे महिला को लेबर पेन हो रहे थे तो कैंप में ही डिलीवरी हुई जवानों के माध्यम से। तो ये हमारा प्रयास इसीलिए है कि ग्रामीणों के कष्टों को कुछ हम कम कर सकें। सर, अभी आप बीजापुर में एसपी के तौर पे पदस्थ थे, तो पता चला चलते बात करते हैं, पता चला कि आप नक्सलियों का नेटवर्क काटने के लिए सड़क का जो जाल बिछाना था अंदर, उसके लिए आपने बहुत काम किया, अंदर अंदर कैंप खोलने के लिए आपने बहुत काम किया, क्या था सर वो, कैसा आपका अनुभव था? आप बीजापुर के अंदर के क्षेत्रों में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं अंदर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। टीचर जाना चाह रहे हैं, बारिश के दौरान टीचर भी नहीं जा सकते, नदी नालों में उफान आ जाता है, विद्युत नहीं पहुंच पाता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते हैं, राशन नहीं पहुंच पाता नदी नालों से कटने की वजह से। तो इन सब को उपाय यही है कि वहाँ पे सड़क का, पुल पुलिया का निर्माण हो, जिससे ग्रामीणों तक वो सुविधा पहुंच पाए। परंतु क्योंकि नक्सली नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का विकास हो, तो ऐसी स्थिति में पुलिस इसका समाधान ये निकाला कि कैंप स्थापित किए जाएं और कैंप के साथ साथ
सड़क का और विकास मूलक जो योजनाएं हैं उनका विस्तार किया जाए। जी, तो इसमें आपको कामयाबी मिली सर? जी, इसमें आपका जो मृत्यु एक्सेस था जो गंगलूर को जोड़ता है, उसको मैंने अपने समय में प्रयास करके बाकी सब लोगों के सहयोग से उसका काफ़ी विस्तार किया। बाकी जो जगरगुंडा से लेकर के बासागुड़ा तक सड़क है, उसको भी हमने वहाँ पर चालू करवाया था उस समय में। बाकी नीचे जो तारलागुड़ा से जो रोड जोड़ती है आपके मोदकपाल क्षेत्र को, वहाँ भी सड़क का काफ़ी विस्तार किया। सर सुकमा का जब भी नाम आता है तो पुअर्ती सबसे खतरनाक एरिया है, बीजापुर का नाम आता है तो गंगालूर सबसे खतरनाक एरिया है। आपको क्या लगता है सर कि गंगालूर ज़्यादा खतरनाक है या पुअर्ती ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, खतरनाक कुछ भी नहीं है, है ना। बस हमारा प्रयास यही रहता है कि लोग, जो ग्रामीण लोग, आमजन माओवाद के जाल में फंसे हुए हैं, उनको हम समझाएं कि नक्सली जो है आपको दुष्प्रेरित कर रहे हैं, उसमें यथार्थ कुछ भी नहीं है, और उनको हम मुख्य धारा में शामिल करें। सर आपने बहुत सारे ऑपरेशंस किए नक्सलियों के खिलाफ और बहुत सारी सफलताएं भी आपको मिली। कैसा होता था सर ऑपरेशन में जाने का, आपका समय, गश्त करने का नियम या प्लानिंग आप कैसे करते थे? बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता होगा, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जो स्थानिक अपने पुलिस के हमारे साथी रहते हैं, जी, उन्हीं से चर्चा करके, उन्हीं से सीख करके ऑपरेशन का प्लान बनता है। सटीक सूचना हमें मिलती है अलग अलग माध्यमों से, उसके आधार पर हम ऑपरेशन प्लान को पूरा पूरा फ्रेम करते हैं। फिर पार्टी को हम ब्रीफिंग करके रवाना करते हैं, और फिर जहाँ कहीं भी नक्सली मिलते हैं, फिर जैसी परिस्थिति रहती है उस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। आप गश्त जाते थे जंगलों में, जी। रेड किया है आपने? जी कभी मुठभेड़ हुई हो, आप फंसे हो मुठभेड़ में, इस टाइप का कोई वाक़या? हाँ, कई बार मुठभेड़ हुई है। तो अचानक गोली कान के बाजू से निकलती है तो उस समय कैसा अनुभव रहता है सर? क्या सोचते हैं, क्या दिमाग चलता है? कुछ बता पाएँगे? हाँ, उस समय आपका यही रहता है कि जो दुश्मन है, दुश्मन को आप पहले से चिन्हांकित कर लें जितनी जल्दी हो सके, जी, और उस पर प्रभावी कार्रवाई कर पाएँ। ये इस समय एकमात्र उद्देश्य रहता है, क्योंकि वह जीवन मृत्यु का प्रश्न हो जाता है। आमने-सामने गोलियाँ चलती हैं, तो आप प्रयास करते हैं कि देखें दुश्मन कहाँ बैठा है, कहाँ से बैठ कर के वो आप पे घात लगा के हमला कर रहा है। हुँ। उसके बाद फिर आप मैनूवरिंग करते हैं, सेट पे बताते हैं कि आगे होना है, पीछे होना है, जो भी मतलब स्थिति परिस्थिति रहती है, हाइट को डोमिनेट करना है, और कहाँ से हम प्रभावी फायर डाल पाते हैं, उतना ही उस समय बस हम विचार करते हैं। गुरिल्ला वार करते हैं सर नक्सली, हम कितना तैयार हैं उनके गुरिल्ला वार से लड़ने के लिए? पुलिस कितना तत्पर रहती है उसके लिए? हमें विस्तृत प्रशिक्षण मिलता है, और लगातार हमारी फोर्स जो है ट्रेनिंग भी करती रहती है, और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और कटिबद्ध भी हैं इस समस्या को समाप्त करने के लिए। सर कई बार होता होगा ना कि आपको पता होगा कि मैं जिन लड़ाकों को, जवानों को भेज रहा हूँ गश्त में, मुठभेड़ हो सकती है, इनपुट ज़्यादा है कि इतने नक्सली वहाँ मिले हैं। आपको भी पता रहता होगा, हो सकता है मुठभेड़ हो जाए, इसमें से कोई साथी वापस ना आए उस समय, और उनको भी ये बात पता होती होगी। उस समय आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं जाने के लिए, या आपके क्या उनको कमांड रहते हैं? हमारी जो ज़्यादातर फोर्स है वह स्थानीय बल ही है। जी, उस स्थानीय बल में ये एक स्वयं से प्रेरणा भी आती है कि हमें इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करना है, और जो कुछ भी इस क्षेत्र का शोषण कर रहे हैं, ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटाना है। जी, तो फोर्स पहले से ही स्वयं से ही बहुत प्रेरित रहती है। परंतु कभी कभी ऐसे ऑपरेशन के दौरान कुछ दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है। हर साथी को लगता है कि जिस साथ में मैं भर्ती हुआ, जिस साथ में मैं प्रशिक्षण लिया, जिस साथ में इतनी सारी गश्तों पर रहा, इतने सारे ऑपरेशन किए, उसका हमें नुकसान हो गया, या उसका साथ अभी हमारे साथ में नहीं है, तो बहुत दुखद हो जाता है। परंतु फिर आदमी खुद को संभालता है और फिर स्वयं को एक बार और कमर कसता है कि हमें नहीं, जो दुश्मन है उस दुश्मन का हमें नाश करना है, और क्षेत्र को हमें मुक्त कराना है। सर कोई ऐसा ऑपरेशन आपने लॉन्च किया हो जो आपके प्लान के मुताबिक नहीं गया हो, जिसमें आपको लगा कि अरे ये गलत हो गया या असफल हो गया और उसमें बड़ी क्षति हुई होगी, तो ऐसा कुछ आपको याद है? और उसमें अगर ऐसा कुछ है तो आप फिर खुद को भी आपको संभालना पड़ता होगा कि मेरा एक निर्णय इतने सारे लोगों के जान के ऊपर बनता है, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है सर? जी, जो बड़े बड़े ऑपरेशन रहते हैं उसमें भारी संख्या में बल रहता है, तो आशंका हमेशा रहती है कि कहीं हमारी फोर्स को कुछ नुकसान ना हो जाए, है ना। आपका बल है, आपके साथी हैं, जी, तो हमेशा आपको लगता भी रहता है, परंतु हम उस हिसाब से तैयारी भी करके रखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि फोर्स लौटती हुई रही, और लौटते में आईडी ब्लास्ट हो गया, ए डोमिनेशन में फोर्स निकली थी, तो किसी के अंग को नुकसान पहुंच गया, तो काफ़ी दुखद हो जाता है। परंतु उसके लिए फिर एक स्थापित एसओपी बनी हुई है, किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, किस प्रकार से उनका इलाज होना है,
फिर हर जगह से हमें सहयोग मिलता है, पीएचयू से सहयोग मिलता है, जी वरिष्ठ कार्यालय से सहयोग मिलता है, तो उसी प्रकार से कार्रवाई करते हैं और हर कोई एक दूसरे को फिर मिलजुल के थामते हैं। जी सर, बीजापुर में आपने सेवा दी, उसमें वहाँ से एक नाम आता है हिड़मा का, जो कि सुकमा के पूर्ति से है। बीजापुर और सुकमा उनका कोर एरिया है। हिड़मा क्या है सर? बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा होती है, वो बताइए। हिडमा जो है वो जो प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी है, उसमें वर्तमान में सीसी मेंबर है। इससे पहले वो बटालियन नंबर 1 में कमांडर था, क्योंकि उसने कई बार फोर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसका नाम चर्चित हो गया है। आपने पकड़ने की कोशिश की कभी हिड़मा को? हाँ, हमने कई बार ऑपरेशन इस प्रकार के निकाले हैं, जिसमें जब हमें सूचना मिली कि यहाँ पर बटालियन का बल है, परंतु उसमें जितनी हमें अपेक्षा थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई। सर, अब बीजापुर से आप वापस धमतरी आ गए हैं। धमतरी में कैसे चैलेंज आपको देखने को मिल रहे हैं? धमतरी में भी नक्सली हैं। यहाँ पर आपका धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन जी के माओवादी सक्रिय हैं, जिसमें सीता नदी एरिया कमेटी और गोबरा एलओएस का जो क्षेत्र है वो हमारे यहाँ पड़ता है। साथ साथ रावत समन्वय कमेटी के भी माओवादी यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। और अभी पिछले 7 माह में हमारे यहाँ 2 डेड बॉडी अभी तक हमने एनकाउंटर में रिकवर करी है। इसके अतिरिक्त हमने एक माओवादी गिरफ्तार भी किया और 3 सरेंडर भी कराए हैं। तो यहाँ पर भी लगभग परिस्थितियाँ वैसी ही हैं। तो सर, जब से आपका ज्वाइनिंग हुआ तब से कहीं ना कहीं आप माओवादियों के खिलाफ ही जंग छिड़े रखे हैं। जहाँ भी आप जा रहे हैं आपका सामना माओवादियों से ही हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, रायपुर में नहीं था। रायपुर तो शुरुआत ही था, उसके बाद जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। सर, अभी केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, एक डेट फिक्स कर दिए हैं कि मार्च 2026 यानी कि नक्सल का खात्मा। क्या लगता है आपको? लगातार फोर्स प्रयास कर रही है उसी दिशा में, और हम लगातार एनकाउंटर भी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हमें मौका मिल रहा है वहाँ गिरफ्तारी भी कर रहे हैं, और हम लगातार माओवादियों से अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में सरेंडर करें। शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति है, जिसके माध्यम से माओवादी सरेंडर भी कर सकते हैं। तो उसी दिशा में सारे प्रयास चल भी रहे हैं। लेकिन सर, नक्सली अपने इस मुहिम को एक क्रांति का नाम देते हैं, विचारधारा की लड़ाई मानते हैं। और अगर 2026 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चलो मार भी दिया गया, लेकिन विचारधारा तो कहीं ना कहीं बनी रह जाएगी, उसे फिर पनपाया जा सकता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी, निश्चित तौर पे उनका ऐसा मानना है कि विचारधारा है, पर धीमे धीमे जिस प्रकार से शासन प्रशासन अपनी कल्याणकारी योजना का विस्तार कर रहा है, तो ग्रामीण भी धीरे धीरे समझेंगे कि जो विचारधारा है ये पूर्ण रूप से खोखली है। इसका जो आधार है वह समाप्त हो चुका है। मुख्य धारा में जुड़ने से आने से बहुत अधिक लाभ हैं। अभी बच्चे अंदर के पढ़ नहीं पा रहे हैं, महिलाएं गर्भवती होने के बाद में ख़त्म हो जा रही हैं, क्योंकि अंदर एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकती है। बारिश में स्थिति और विकट हो जाती है। छोटी छोटी जो बीमारियां जिनका 1-2 गोली लेने से निवारण हो सकता है, वो महामारियों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सबका पीछे मूल कारक क्या है? माओवाद ही है। अन्यथा छत्तीसगढ़ के और सामान्य क्षेत्रों में तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसको भी ग्रामीण लोग धीमे धीमे समझ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसका आधार ही नहीं विचारधारा का, फिर वह नहीं पनप सकती है। सर, आप यूपी से आते हैं, आपका घर यूपी में है और आप छत्तीसगढ़ में इतने लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। क्या है दोनों में डिफरेंस, और पुलिस व्यवस्था में ज़्यादा चैलेंजिंग कहाँ है? यूपी ज़्यादा चैलेंजिंग है या छत्तीसगढ़ ज़्यादा चैलेंजिंग है? हर जगह की अपनी अपनी चुनौतियाँ रहती हैं। उत्तर प्रदेश में अलग तरीके की चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर अलग तरीके की चुनौतियाँ हैं। वहाँ पर माओवाद का विस्तार इतना अधिक नहीं है, यहाँ पर माओवाद का विस्तार है। वहाँ पर क्राइम का स्वरूप भी अलग रहता है, जी जैसे जगह बदल जाती है। बीजापुर सुकमा में क्राइम का स्वरूप अलग था, धमतरी में अलग है, रायपुर में अलग है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चुनौतियाँ रहती हैं, उसी हिसाब से अधिकारी लोग स्वयं को ढालते हैं और कार्य करते हैं। सर, देखा जा रहा है कि अभी इस बीच क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में भी। पहले ऐसी घटनाएं नहीं सुनाई पड़ती थी, अभी यहाँ बीच सड़क में चाकू मार दिए, तो ये सारी घटनाएं अचानक से बढ़ गई है। इसका क्या कारण है और आप लोग एज ए पुलिस उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? अभी मैं अपने ज़िले का हाल का डेटा आपको बता सकता हूँ। तो पिछले वर्ष के मुकाबले समान अवधि में हमने हत्याओं में 25% की कमी करी है। हत्या के प्रयास में हमने करीब 30% की कमी की है। 20% की कमी हमारी बलात्कार की घटनाओं में आई है। तो अपराध में अगर थोड़ा सा प्रयास करने पर कमी आती है। दूसरा, जो नशे का विस्तार हो रहा है, उससे समस्या बढ़ जाती है। आजकल सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर के या गलत संगत में पढ़ करके बच्चे लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। परंतु अगर हम सब लोग समाज के तौर पर प्रयास करें, तो हम अपराध को काफ़ी कुछ नियंत्रित कर सकते हैं।
सर समाज को जागरूक करने के लिए या फिर कौन से कदम उठा रहे हैं आप लोग अभी एट दैट टाइम? अभी जिले के अंदर हम मितान के ध्यान तहत हम जितने भी अंदर के क्षेत्र हैं या ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हम उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसके माध्यम से पुलिस की जितनी जागरूकता संबंधी पैम्फलेट रहते हैं, पोस्टर रहते हैं, हम उसमें सर्कुलेट करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चलित थाने भी लगते हैं जी। सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम भी होते हैं और भारत सरकार की एक महती योजना है NRLM की, जिसकी राज्य इकाई होती है SRLM बिहान नाम से जी। उसमें लैंगिक संसाधन केंद्र हैं। उसमें दीदी लोगों से जुड़ करके हम नशा मुक्ति और महिला संबंधी अपराधों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। सर जो यंग बच्चे हैं अभी देखा जा रहा है कि वो नशा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, गाड़ी तेज चलाना और सोशल मीडिया के प्रभाव में आके करते हैं, तो कहाँ कमी दिखती है कि हम इन लोग को सही राह नहीं दिखा पा रहे हैं? एज ए पुलिस आप क्या प्रयत्न करेंगे कि उनको सही राह दिखाया जाए, चाहे वो दंड विधान में कुछ ऐसा वो हो, मतलब कैसे करेंगे? जो नई पीढ़ी को संस्कार देने की जिम्मेदारी पूरे समाज की होती है। जी। वो समाज का हिस्सा उनके अभिभावक भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, नातेदार भी हैं, पुलिस भी हैं, सामान्य प्रशासन भी है, सभी हैं। तो सभी लोगों को एक सतमार्ग दिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है और अच्छे से बताना चाहिए स्पष्ट तौर पे कि ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये उचित है, ये अनुचित है। अगर सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको हम इस प्रकार का बना पाएंगे कि वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाए। जी सर, आप तो बहुत अंदर से मतलब बीजापुर और सुकमा जैसे में भी रहे हैं जगहों में, एजुकेशन वहाँ पे बहुत कम है और आप जिस पद में हैं उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो आप अगर बच्चों को कोई सलाह देना चाहें कि आप पढ़ाई करें तो उसके लिए आप बिल्कुल उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो कठोपनिषद में एक श्लोक है, उत्तिष्ठता जागृत है प्राप्त नाम वरानि बोधत। जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जो भी आपने लक्ष्य अपने लिए स्वयं निर्धारित किया है, तब तक आपको रुकना नहीं है, सतत प्रयासरत रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है। आप जिस भी दिशा में आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसमें आप अपने पहले लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके लिए मेहनत करते रहें, निश्चित तौर पर उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमको समय दिए, इतनी सारी मुद्दों पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो धमतरी के एसपी साहब आंजनेय सर से हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किए, उनकी पुलिसिंग देखी, कैसे उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किए और कैसे बहुत सारे ऑपरेशन से नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया। तो पुलिस की कार्य प्रणाली कैसी होती है आज हमने जाना। तो नक्सलियों का नेटवर्क काटने के लिए सड़क का जो जाल बिछाना था तो उसके लिए आपने बहुत काम किया। जब जिम्मेदारी सरकार दे देती है तो हम मान लेते हैं कि हम स्वयं सक्षम हैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिए। पहली बार नक्सलवाद से आपका सामना हुआ वहाँ पे सुकमा में? वो मेरा पहला सामना नहीं था, उससे पहले भी मैं मिर्ज़ापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। लोगों से कनेक्ट होने के लिए वहाँ की लोकल भाषा जो है गोंडी भाषा, वो भी सीखने की कोशिश की। गोंडी में बोलते हैं फाइनल मिंद साइनेला मिंदे, मतलब आप सब ठीक है। जी जी। निर्दोष लोगों को मार दिया और हमें नक्सली होने का इल्जाम। ये नक्सलियों का दुष्प्रचार मात्र है।